आइए सुनते हैं आज की कहानी ट्रेन। मैं भीड़ भाड़ वाले पुणे रेलवे स्टेशन पर खड़ा अपनी 20 वर्षीय बेटी रिजू का मुंबई से आने का इंतजार कर रहा था। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। इस समय पूरा पुणे शहर स्टेशन पर ही क्यों आ गया था? तार्किक रूप से देखा जाए तो ऐसा नहीं था, पर इतनी भीड़ देखकर मुझे पुणे स्टेशन कुंभ मेला जैसा लग रहा था। मौसम भी अच्छा नहीं था। ये उमस का जुलाई वाला महीना था और बारिश भी हल्की फुल्की ही हो रही थी। रिजू हैदराबाद में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रही थी और प्रशिक्षण के लिए मुंबई आई हुई थी, क्योंकि वो घर के काफी करीब थी और उसका अभी पहला ही हफ्ता था, इसलिए वो छुट्टी में घर आ गई। हम डेक्कन क्वीन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं और मेरे पति शेखर अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं थे। ये ट्रेन भरोसेमंद मानी जाती थी और कभी कभार ही लेट होती थी, पर जब उसके आने का ठीक समय होने पर भी वो नहीं आई तो हमें चिंता होने लगी। रिजू का फोन भी बिजी आ रहा था। मैंने शेखर से कहा, तुम पूछताछ काउंटर पर जाकर क्यों नहीं पता करते? हो सकता है ट्रेन आज प्लेटफॉर्म 1 पर ना आ रही हो। मैं निकास द्वार पर इंतजार करती हूँ। जब शेखर गया हुआ था तब मैंने असफलता के साथ कई बार रिजू को फोन लगाने की कोशिश की। 1000वीं बार कोशिश करते समय अचानक से मेरा फोन बजने लगा। मैंने हड़बड़ी से फोन को अपने कान पर से हटाया। स्क्रीन पर किसी अनजान कॉलर का नंबर था। मैंने स्टेशन की आवाज को कटते हुए फोन उठाया। वो रिजू का था। मेरा फोन बंद हो गया है क्योंकि आज मुझे उसे चार्ज करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। मैंने एक साथी यात्री का फोन मांगा है। माँ, हमारी ट्रेन बाढ़ की वजह से फुगेवादी नामक स्टेशन पर रोक दी गई है और हमें ट्रेन से उतरने के लिए कहा गया है। मैं क्या करूं? ट्रेन खाली हो रही है। जो परिवार मेरे साथ यात्रा कर रहा था वो पास ही बने एक कैंप पे चला गया है। क्या मुझे उनके साथ जाना चाहिए? मैंने जल्दी से सोचा, ये लोग कौन हैं? क्या उनके साथ जाना सुरक्षित है? हम उसके साथ दोबारा कैसे बात करेंगे जबकि उसका फोन काम नहीं कर रहा है? नहीं, ट्रेन में ही रुको, मैंने कहा, पर उसने मुझे बीच में ही टोका। पर सभी लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, इसलिए अकेले ट्रेन में रुकना सुरक्षित नहीं होगा। मुझे उसकी बात समझ आई। ठीक है, तुम सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित रहोगे। फुगेवादी के बस स्टैंड पर जाओ। हम उसको ढूंढते हुए जितनी जल्दी आ सकते हैं आएंगे। तुम वहां से कहीं जाना मत, नहीं तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। मैंने उसे फोन कटने से पहले चिताया। शेखर बातचीत के अंत पर पहुंचा था। मैंने उसे पूरी बात बताई। उसे भी पूछताछ काउंटर से यही बात पता चली थी, लेकिन ट्रेन की सटीक जगह की जानकारी भी मिल गई थी। हम पुणे में नए थे और इसलिए हमें फुगेवादी या डेक्कन क्वीन और या अपनी बेटी की कोई जानकारी नहीं थी। उस भीड़, गीले मिट्टी और फिसलन भरी जगह पर जितनी तेजी से बाहर निकल सकते थे निकल गए। हम कार तक पहुंचे, अंदर बैठे और चैन की सांस ली। शेखर ने जल्दी से गाड़ी को स्टेशन से बाहर भीड़ से भरी सड़क पर निकाल लिया। बारिश अभी भी हो रही थी। गाड़ी में पड़े व तेज वाइपर होने के बावजूद अंधेरे में सड़क कम ही दिख रही थी। स्टेशन के शोर से दूर मैंने वीरानी सड़कों का आभास किया। कौन इस समय ऐसी सड़कों पर चलता होगा? वैसे तो शेखर गाड़ी धीरे ही चलाते थे, पर आज हम दोनों के चिंतित होने की वजह से वे हमारी मारुति 800 को काफी तेज चला रहे थे। सड़क की स्थिति बहुत ही खराब थी और बारिश की वजह से काफी गड्ढे हो चुके थे। ये बहुत ही खराब सफर था, पर हमारा ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। हम एक जगह पर रास्ता पूछने के लिए रुके। हमें संक्षिप्त में रास्ता बताया गया और हम यूनिवर्सिटी के लिए आगे बढ़ गए। काफी देर हो चुकी थी और क्योंकि मैं अभी दिल्ली से आई थी, इसलिए मुझे जवान अकेली लड़की की चिंता ज्यादा हो रही थी। अपहरण, हत्या और बलात्कार जैसी बातों की तरफ दौड़ते मन को मैंने समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार हम पुणे में थे, जहां हालात दिल्ली जैसे नहीं थे। मैंने शांति को तोड़ते हुए पूछा। उस आदमी ने कहा था कि हमें इस सड़क पर सीधे जाना होगा। क्या हम ऐसा कर चुके हैं? नहीं, अभी नहीं, मेरे पति ने मुझे जवाब दिया और फिर शांत हो गए। मुझे रिजू पर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी लापरवाह क्यों है? उसे अपना फोन को चार्ज करने की भी चिंता नहीं। फोन होने का क्या मतलब अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब उसकी जरूरत पड़े? आपदा आने से पहले कभी भी बताती नहीं है कि वो आने वाली है। जब मैं उससे मिलूंगी तब उसे बहुत डांटूंगी। कितनी लापरवाह लड़की है। लेकिन मैं दिल ही दिल में प्रार्थना भी किए जा रही थी, हे भगवान, मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। वो कहाँ है? उसके आसपास क्या हो रहा है?
जब हमने एक पुल को पार कर लिया तब मैंने महसूस किया कि जो दिशा और स्थान हमें बताए गए थे वो उनसे मेल नहीं खाते थे जो हम देख रहे थे। मैं शेखर की तरफ मुड़ी और पूछा, उस आदमी ने कहा था कि हमको दाएं जाने पर एक सड़क मिलेगी, पर मुझे तो यहाँ कोई सड़क नहीं दिख रही। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अत्यधिक चिंतित होने के कारण शेखर ने मुझसे हाँ में हाँ मिलाई। मैं भी यही सोच रहा था। उसने कहा, रास्ते में बहुत ही कम लोग आ जा रहे थे। हमें यकीन हो गया था कि हम गलत सड़क पर हैं, पर अब क्या कर सकते थे। फिर हमने दो जवान आदमियों को हमारी दिशा में तेज गति से आते हुए देखा। हमने रुककर उनसे फिर से दिशा पूछी। एक बोला, ओह आप तो गलत सड़क पर आ गए हैं। यहाँ से पीछे मुड़ जाइए और पुल को पार करके मूल नदी के दूसरी तरफ जाइए। फिर आप ब्रेमन चौक तक वापस जाइए और वहां से दाई ओर जाने वाली सड़क पर जाइए। हे भगवान, वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी और अब हमें फिर से बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सही सड़क पर जाने के लिए मैंने आशा से पूछा, क्या कोई छोटा रास्ता नहीं? उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, नहीं, आपको वापस ही जाना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतः हम उन्हें धन्यवाद देकर पीछे वापस मुड़कर ब्रेमन चौक की ओर जाने लगे। अपनी घड़ी की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। काफी समय बाद हम उस चौक पर पहुंचे और दाई तरफ जाने वाली सड़क पर चले गए। अचानक हमें अपनी कार की रोशनी में एक चिन्ह दिखाई दिया जिस पर लिखा था फुगेवादी, लेकिन वहां पर कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं दिख रही थी और न ही कोई आदमी दिख रहा था जिससे कि हम बस स्टैंड तक का रास्ता पूछ सके। हालांकि हमने एक समूह को एक धीमी रोशनी के नीचे खड़े देखा। वो सड़क के दूसरी तरफ पर थोड़ा दूर था। वहां कुछ आदमी और कुछ औरतें थी और मैंने तुरंत ही पहचान लिया कि ये वही है। वो वहां एक छाते के नीचे 3-4 लड़कों से घिरी हुई खड़ी थी। वो जितनी कमजोर दिखाई दे रही थी, वे उदंड लड़के उसे चिढ़ाने के लिए अथवा परेशान करने के लिए या उससे भी बुरा कुछ करने के लिए वहां मंडरा रहे थे। रोड की दूसरी तरफ झोपड़पट्टी थी। साफ पता चल रहा था कि ये लड़के वहीं के रहने वाले थे और मैं ही थी जो उसे ऐसी जगह पर इंतजार करने के लिए जोर दे रही थी। वो अभी तक जिंदा थी और किसी ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था अभी तक। हमने जल्दी से गाड़ी घुमाई और आवाज करते हुए उसके पास लाकर रोक दी। अब तो लड़के वहां से चले ही जाएंगे, मैंने सोचा, परंतु जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। तब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा जब रिजू ने मुड़कर छाता उनमें से एक लड़के को पकड़ाया, मुस्कुराई और उससे कुछ कहा। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वो उनसे क्यों बातें कर रही है? क्या वो नहीं जानती कि इससे उन्हें बढ़ावा ही मिलेगा? मैंने जल्दी से दरवाजा उसके लिए खोला ताकि वो सुरक्षित स्थान पर आ जाए। वो गाड़ी में बैठ गई और मैंने चैन की सांस ली। घर वापस जाते समय अब काफी धीरे चलते हुए, क्योंकि हमारी कीमती बेटी हमारे साथ सुरक्षित थी। हमने रिजू से उसके व्यवहार के बारे में पूछा। उसने कहा, जब मैं बस स्टॉप पहुंची तब मैंने पाया वो केवल पूर्व आग्रह वाला स्टॉप था। यहाँ पर कोई नहीं था। मैंने वहां खड़े होकर काफी देर इंतजार किया। तब ये लड़के मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। मैंने उन्हें वजह बताई। तब उनमें से एक ने कहा, तुम मेरे घर चलकर क्यों नहीं इंतजार करती और मेरी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम वहां ज्यादा सुरक्षित रहोगी और आराम में भी। मैंने मना कर दिया और कहा, अगर मेरे माता पिता तुम्हें कैसे पहचानेंगे? मुझे यहाँ बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करनी होगी। तब उसने मुझे अपना छाता दिया और कहा, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ यहाँ इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसे अकेले इंतजार करना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यही वजह थी कि वे मेरे साथ खड़े हुए थे जब तक आप लोग नहीं आए। उसकी बातें सुनकर मुझे खुद पर शर्म आई। मैं यहाँ उन झोंपड़ पट्टी वाले लड़कों के बारे में कितना गलत सोच रही थी, जबकि वे बारिश में मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए खड़े थे। मैं कितनी गलत थी। मेरा निर्णय उनकी बाहरी आकृति पर आधारित था। मुझे खुशी है कि उस दिन उन लड़कों ने मेरी सोच को बदल दिया था और मेरे अविश्वास को मानव जाति की शालीनता के विश्वास में बदल दिया था।